कॉन्सेप्ट है जी मिनिमम वेज, देन इसके बाद एक फेयर वेज होती है, उसके बाद एक लिविंग वेज होती है। तो हम लोग मिनिमम वेज के इशू पे ही स्टक हो चुके हैं। हम उजरत जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, उजरत कितनी होगी वो डिपेंड करती है परफॉर्मेंस के ऊपर। हमारा लेबर लॉ से ज़्यादा एक्टिव लॉ जो है दैट इज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एक से ज़्यादा लोगों को हुकूमत की तरफ से नोटिफाई किया गया है और उस ऑफिस को नाम दिया गया है अथॉरिटी। अगर उसका 1000 का क्लेम है तो अथॉरिटी कैन ग्रांट और अलाउ हिम 10,000 रुपीज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि फ़ी क़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की तावन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फ़ीडबैक पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो रखते हैं। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिला था कि मिनिमम वेज, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो एक एम्प्लॉई को ऑफ़र किए जाते हैं, इसके ऊपर जो है एक प्रोग्राम रखा जाए। दोस्तों, उस फीडबैक पे हमने प्रोग्राम जो है वो रखा है जो कि हमारे फॉलोअर्स की तरफ से आया था। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है लेबर लॉ एक्सपर्ट, IAR प्रोफेशनल, पाकिस्तान के बहुत सीजन ये IAR प्रोफेशनल हैं। इनका नाम है नवीद राजा। आइए मिलते हैं नवीद राजा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच नवीद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू हसन भाई, आपने आज मुझे इनवाइट किया, मौका दिया कि इस फोरम पे आके बात करें। नवीद, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे टॉपिक का मतलब पार्ट भी है, व्हाट इज़ मिनिमम वेज? ये मिनिमम वेज होती क्या है और क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है इदारों में? मिनिमम वेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ना वेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ। हमारे चूँकि इश्यूज़ मिनिमम वेज के इर्द गिर्द ही घूम फिर रहे होते हैं, इसलिए हमें उससे स्टेप अहेड क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या प्रैक्टिसेस हैं, उससे हम उस तरीके से अवेयर नहीं होते। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जी मिनिमम वेज, देन इसके बाद एक फेयर वेज होती है, उसके बाद एक लिविंग वेज होती है। अनफॉर्चुनेटली बीइंग इन डेवलपिंग कंट्री और ये इस पूरे साउथ एशियन रीजन के चैलेंजेस हैं, तो हम लोग मिनिमम वेज के इशू पे ही स्टक हो चुके हैं हमारी सोसाइटी। तो मिनिमम वेज एक लॉ है हमारा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, देन एक पेमेंट मिनिमम वेजेस ऑर्डिनेंस 1961 और एक लॉ है मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड पर्सनस ऑर्डिनेंस 1969। तो ये 3 कवानीन इस सारे सिलसिले को रेगुलेट करते हैं। हर प्रोविंस के अंदर एक मिनिमम वेज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसको उसकी कंपोजिशन है कि उसके एक चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, 3 मेंबर जो हैं वो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 मेंबर जो हैं वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर भी होते हैं उसके अंदर। तो ये इस बोर्ड की इस तरह की कंपोजिशन होती है जो कि ओवरऑल वर्किंग करता है, इन्फ्लेशन को देखता है और जो करंट चेंजेस आई हैं विद प्रीवियस ईयर्स उनका कंपैरिजन इनपुट लेके इंडस्ट्री से, इंडिविजुअल से, वर्कर से, तो वो एक मिनिमम वेज अनाउंस करता है। उसमें ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी वर्किंग करता है। ये लाइक मैं बीइंग एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर फर्टिलाइज़र सेक्टर इन पंजाब, मिनिमम वेज बोर्ड का मेंबर हूँ मैं। तो उसमें हम लोग जो है वो फर्टिलाइज़र के एम्प्लॉयर या फर्टिलाइज़र कंपनीज़ का एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि हाँ जी वेज आप बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ानी तो उसकी भी रीजनिंग देते हैं। इसी तरह जो वर्कर्स हैं वो भी अपना इनपुट देते हैं कि जी हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, विद रीजनिंग यहाँ तक वेज को बढ़ाया जाए। तो ये एज़ पर प्रोसीजर जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो 1 मंथ का एक नोटिस इशू किया जाता है, जिसके अंदर एक रिकमेंडेशंस बताई जाती हैं कि ये एक आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स ये एक हम वेज जो है प्रपोज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर अब ये जनरल पब्लिक से जो इसके साथ कनेक्टेड हैं उनसे इनपुट लिया जा रहा है। विद इन 1 मंथ अपना फीडबैक दे दें टू सेक्रेटरी मिनिमम वेज बोर्ड पंजाब
या अगर सिंध में है तो सिंध में, केपी में है तो केपी में होगा। तो एक माह के अंदर आपका इनपुट इंटरटेन करेंगे, उसको कंसिडरेशन देंगे, वेटेज हुई तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ना हुआ तो मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर किया जाएगा। वो एक मंथ जब गुजरता है, आफ्टर लैप्स ऑफ 1 मंथ पीरियड, तो दोबारा बोर्ड की फुल हाउस मीटिंग होती है और उसके अंदर जो भी इनपुट्स आए होते हैं उन पे प्रॉपर डिबेट की जाती है और उस डिबेट के बाद जो है एक वेज तय की जाती है और उसको फिर रिकमेंड किया जाता है टू गवर्नमेंट बाय मिनिमम वेज बोर्ड। गवर्नमेंट उसको गज़ट नोटिफिकेशन में पब्लिश करती है और वो इफेक्टिव हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन गज़ट, और अदरवाइज़ इफ़ स्पेसिफिकली मैंशनड के फलां डेट से होगी तो वो डेट भी उसकी इफेक्टिव हो जाती है। ये प्रोसीजर है इसका। ग्रेट, वंडरफुल, राइटली सेड। अच्छा नवीद, हमें ये बताइएगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? हाँ, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आपने किया। देखें, ये कवानीन हम कहते हैं कि जी बड़े 100 साल पुराने कानून हैं, अंग्रेज़ के बनाए हुए कानून हैं, तो यही जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है यही हमें यहाँ से हिंट देती है कि हाँ बात तो ऐसी है कुछ। अब वेज के लिटिल मीनिंग आप देखें तो उसका मतलब है उजरत। उजरत जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। दैट्स मीन के उजरत, आज किसी काम की उजरत कुछ हो सकती है, कल आप कहीं पे काम करते हैं एम्प्लॉयर के साथ, उसकी कोई और उजरत हो सकती है। और उजरत कितनी होगी वो डिपेंड करती है परफॉर्मेंस के ऊपर, नंबर ऑफ़ पीसीज के ऊपर कि कितने पीस प्रोड्यूस किए, टाइम के ऊपर हो सकती है। इसको उजरत लिटरल मीनिंग में कहा जाता है। और जो सैलरी होती है, सैलरी फिक्स्ड रेट होता है कि जी आई एम प्रेजेंट, मेरी ये स्किल थी, आपने मुझे हायर किया, आप मुझसे काम लें, काम दें, देन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके अगेंस्ट परफॉर्म करूं। काम नहीं लिया, आई वॉज प्रेजेंट, ड्यू डेट आ गई, 1 मंथ का हमारा एक सीक्वल तय हुआ था, आफ्टर लैप्स ऑफ 1 मंथ यू हैव टू पे मी माई सैलरी। तो उजरत और सैलरी में ये डिफरेंस तो है, लेकिन हमने उसको वेज ही समझ लिया, कानून को अमेंड नहीं किया। हमारा लेबर लॉ से ज़्यादा एक्टिव लॉ जो है दैट इज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्योंकि उसमें हमने टैक्स पे करना होता है। तो वहाँ पे वर्ड सैलरी यूज़ किया गया और उसके फिर फीचर भी बताए गए हुए हैं और उसमें बताया गया कि टैक्सेबल सैलरी कौन सी होगी, तो वहाँ पे प्रॉपर वर्ड है। वेज इज़ नॉट प्रॉपर वर्ड टू रिफ्लेक्ट मंथली सैलरी और मंथली जो भी रेम्यूनरेशन है। वेज मीन कि उजरत है, काम कितना किया, जितना ज़्यादा किया उजरत उतनी ऊपर चली जाएगी। अच्छा नवीद, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, एक हमारे फॉलोअर की तरफ से एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ये था कि सर कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पर बहुत घंटे काम करवाया जाता है और जो सैलरी है, जो उजरत है, वो भी कम दी जाती है। मैं किस फॉरम पे जाके ये रिपोर्ट करूं कि बताऊं कि नहीं यार, मिनिमम वेज जो है वो देना उस इदारे का जो है वो 100% पाबंद है, और कितने घंटे काम करवाना चाहिए एक एम्प्लॉय से? जी, इसमें मैंने जिक्र किया पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, वो डिलेड और डिडक्टेड वेजेस के अगेंस्ट इंडिविजुअल को रेमेडी प्रोवाइड करता है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में और बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा लोगों को हुकूमत की तरफ से नोटिफाई किया गया है और उस ऑफिस को नाम दिया गया है अथॉरिटी होगा वो ना, अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। और वहाँ पे वो जाएगा, केस अपना बताएगा, अथॉरिटी जो है उस एम्प्लॉयर से रिप्लाई मांगेगी और अथॉरिटी के पास पावर है कि वो उसको ग्रांट कर दे। और अगर कोई मेजर रीज़न उसको ऐसा नज़र आता है कि सीरियस इशू था और इसको शायद किसी वजह से विक्टिमाइज़ किया गया है, तो अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर उसका 1000 का क्लेम है तो अथॉरिटी कैन ग्रांट और अलाउ हिम 10,000 रुपीज़। वो 10 टाइम जो है वो पेनल्टी एम्प्लॉयर को होगी। रेयर केसेस ऐसे होते हैं, अगर हों भी तो शायद अपील वगैरह में जाके उस तरीके से 10 टाइम सस्टेन ना करे, थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन ये उसको अथॉरिटी दी गई है। इसके लिए सिर्फ मिनिमम वेज के लिए ही जाना ज़रूरी नहीं है, ये इसके लिए इस फोरम को नॉक सेटल्ड वेज के लिए भी किया जा सकता है। वेज जितनी भी हो, जो भी आपकी सेटल्ड वेज है उसके लिए उस फोरम को अप्रोच किया जा सकता है, ये डिलेड है और ये मुझे पे नहीं की जा रही। अच्छा, इसके अंदर अब चूँकि यहाँ हमारे देखते हैं हम इदारे, वहाँ हम लोग एग्रीव्ड होते हैं जी काम नहीं करते, और कभी अगर काम करते हैं तो वो ज़्यादा काम कर देते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं लाइक बेनिफिट्स होते हैं, 5% एक इंडस्ट्री में उसको बोला जाता है,
कुछ बोनसेस हैं जो डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉयर हैं, जो पार्ट ऑफ वेज नहीं होते। तो सम टाइम देखने में है कि एम्प्लॉयज़ वो भी क्लेम करते हैं और वो अथॉरिटी उसको ग्रांट भी कर देती है। अच्छा, यहाँ तक तो लगता है कि बड़ा एक वर्कर फेवरेबल डिसीजन कर दिया है, और चूँकि लॉ की स्पिरिट भी यही है कि इसकी इंटरप्रिटेशन इन इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेगमेंट करनी है। लेकिन होता क्या है, एक्स्ट्रा बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जब रिलीफ देते हैं तो फिर अपील में वो सस्टेन नहीं करता, तो वो जो दिया हुआ रिलीफ है वो गले पड़ जाता है। जब वहाँ से हायर फोरम से वो सेटिसाइड होगा और दोबारा रिमांड बैक होगा तो उसको डबल एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी, जो बेचारा अपनी सैलरी के फॉलोअप में वो आया था। तो इसको बड़ी जो है एम्प्लॉयज़ की तरफ भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की तरफ से भी राइटली ये चीज़ें हाईलाइट की जाएँ कि वेज का पार्ट क्या और वेज का पार्ट क्या नहीं है, ताकि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनको प्रॉपर असिस्टेंस जाएगी, वो उस पर प्रॉपर ऑर्डर पास कर देंगे। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा नवीर भाई, आज आप हमारे साथ बैठे हैं तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाया जाए। हमारे फॉलोअर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले सकते हैं। एक क्वेश्चन दैट इज़ वेरी रेलिवेंट एंड दैट इज़ अबाउट EOBI। क्या होता है EOBI, और वाकई ये ज़रूरी होता है कि कुछ लाइफ के हिस्से में जाके आपको कोई पेंशन है वो मिलती है? EOBI बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए एक पेंशन स्कीम है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो हुकूमत का अपना एक सिस्टम होता है, और चूँकि प्राइवेट सेक्टर में चांसेस होते हैं कि एक एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन में शायद सर्व ना करे, एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करे। तो EOBI जो डिपार्टमेंट या महकमा या इंस्टीट्यूशन अंडर एक्ट ऑफ 1976 फेडरल गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, तो उसमें एक मंथली सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन कह लें वो जा रही होती है। एक वेज EOBI डिटरमिन करता है, उस वेज का 5% एम्प्लॉयर एज कंट्रीब्यूशन पे करता है और 1% एम्प्लॉई अपनी सैलरी से पे कर रहा होता है। तो उसका बेनिफिट्स क्या हैं उसके, उसमें जब कोई एम्प्लॉई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए 60 साल की उम्र पे पहुंचता है तो उस वक्त EOBI जो डिपार्टमेंट है वो उसको पेंशन ऑफ़र करेगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 15 ईयर सर्विस होनी चाहिए। अभी एक लेटेस्ट रूलिंग आई है, एक पुराना कॉन्सेप्ट था, वो एज के साथ भी लिंक्ड था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने 18 साल की उम्र में लेकिन 40 साल से कम उम्र में ज्वाइन किया है कोई भी जॉब, तो उसके लिए सर्विस तो थी 15 साल। जिसकी एज थी बिटवीन 40 to 45, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन वाली सर्विस रिक्वायर्ड है अभी लेटेस्ट रूलिंग के मुताबिक दैट इज़ 7 ईयर्स। और आफ्टर 45 ईयर ही कोई स्टार्ट करता है, 45 से पहले कहीं रहा, कोई काम और करता रहा, प्रॉपर फॉर्मल सेक्टर में आकर उसने 45 प्लस में जॉब स्टार्ट की। उस वक़्त उसकी 5 साल सर्विस चाहिए होगी जिसमें उसने कंट्रीब्यूशन पे किया हो, और 60 की एज पे पहुंचने पे उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा। आजकल जो मिनिमम पेंशन है दैट इज़ 8500 रुपीज़। अच्छा, सेकंड बेनिफिट इसमें है कि अगर आपका एक ही इदारे में या एक से ज़्यादा इदारों में मिनिमम सर्विस 3 इयर्स है और ख़ुदा न खास्ता किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है, तो वो 3 साल की बेस पे ही उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको पेंशन स्टार्ट कर दी जाएगी। उस वक़्त 60 साल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। तो इसका एक थर्ड बेनिफिट है, जो मैंने एज ब्रैकेट्स 3 बताई और 3 सर्विस ब्रैकेट्स बताई, 15, 7 और 5 इयर्स। उन ब्रैकेट्स को कोई एम्प्लॉय फुलफ़िल नहीं कर पाता, उससे लेस रहते हुए उसकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है, तो और वो ख़ुद लिविंग है, ज़िंदा है, तो वो 60 साल पे जाके एक लमसम ग्रांट क्लेम कर लेता है। तो वो भी एक फार्मूला उसके तहत वन टाइम पेमेंट उसको भी मिल जाती है। देन एक एडिशनल बेनिफिट एक और है डिसेबिलिटी, के बंदा लाइव है, 60 साल नहीं हुए, 3 साल का कंट्रीब्यूशन दे चुका है, अब उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि अनएबल है टू परफॉर्म जॉब और कहीं पे भी अब नौकरी के काबिल नहीं है, तो वो डिसेबिलिटी पेंशन भी उसको मिल जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा नवीद, हमें ये बताइएगा कि ये जो EOBI है ये देने का पाबंद कौन है? एम्प्लॉय देने का पाबंद है, मतलब सारा प्रोसीजर करने का? अगर कोई बंदा नौकरी नहीं कर रहा है तो क्या वो खुद से भी डिसीजन ले सकता है, मतलब खुद से जाके प्रोसेस करवा सकता है EOBI का?
अभी जो लॉ है उसमें प्रपोजल्स ये चल रही हैं कि एक सेल्फ कवरेज की स्कीम लाई जाए। वो जब आएगी वो तब की बात है। प्रेजेंट लॉ के मुताबिक तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है और आपका एम्प्लॉयर जो है वो 5% पे करेगा जो भी EOB ने वेज डिटरमिन की हुई है फॉर पर्पसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, और 1% जो है वो इंडिविजुअल पे करेगा। वो कैसे पे करेगा? एम्प्लॉयर सैलरी से डिडक्ट करेगा और टोटल 6% ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय वो डिपॉजिट करवा देगा EOB डिपार्टमेंट में। अच्छा, अब हमें ज़रा सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताइए कि ये सोशल सिक्योरिटी का क्या बेनिफिट है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी सैलरी से ही डिडक्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी तो मिनिमम वेज 25,000 होने जा रही है, तो हम अज्यूम करते हैं इस वक्त 20,000 मिनिमम वेज है। तो इस वक्त जो करंट ब्रैकेट है दैट इज़ 20,000 टू 22,000। इसमें जो एम्प्लॉयज़ एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉल कर रहे हैं वो लोग सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड होंगे। और इसमें वंस रजिस्टर्ड एवर रजिस्टर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, और वो चाहे उसकी सैलरी बाद में इंक्रीज़ भी कर जाए वो उसके अंदर कवर्ड रहेगा, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड रहेगा। अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या दे रहा है? सोशल सिक्योरिटी बेसिकली हेल्थ और मेडिकल के बेनिफिट्स देता है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स मेजर सिटीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी मेडिकल सेंटर्स हैं, फिर सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरीज़ हैं। तो इनका एक पूरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है और ये डिपार्टमेंट जो है प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है। यानी पंजाब सोशल सिक्योरिटी सेपरेट है, सिंध सेपरेट है, लेकिन स्कीम आइडेंटिकल है सारों की। तो वहाँ एम्प्लॉई जाता है, उसके डिपेंडेंट्स जाते हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं वो दे आर कवर्ड, और वो इंश्योर्ड एम्प्लॉई वहाँ से अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है। हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी भी है। और एक और इनका बेनिफिट है, बरियल के एक्सपेंसेस भी देते हैं डेथ की सूरत में, जिसको हम फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, लेकिन वो बड़े नॉमिनल हैं, वो उसको बढ़ाना चाहिए। तो मेनली इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इज़ हेल्थ कवरेज, मेडिकल फैसिलिटी, और जिसमें वी कैन से अनलिमिटेड भी इसको कहें तो गलत बात नहीं होगी कि जो भी एक्सपेंसेस आ जाएँ। दूसरी स्कीम्स में हम देखते हैं थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज़ और अदर फॉरम कंपनीज़ ने लोगों को इंश्योर करवाया होता है, उसकी एक सर्टन लिमिट होती है कि जी 10 लाख तक होगा, 20 लाख तक होगा। तो सोशल सिक्योरिटी में अगर वो एम्प्लॉई कवर्ड है तो सोशल सिक्योरिटी में उसकी कि कितने का ट्रीटमेंट हो रहा है वो अमाउंट वहाँ पर लिमिट नहीं की गई, वो अनलिमिटेड है, वो वहाँ से सही होकर निकलेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच नवीद फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, यूर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच हसन भाई, बहुत शुक्रिया। मैं कासम अली शाह फाउंडेशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मौका दिया और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया जी, बहुत शुक्रिया। ग्रेट, वंडरफुल। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो ये लोग सोचते हैं कि यार पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, ये EOBI, सोशल सिक्योरिटी और जो बेनिफिट्स हैं ये क्या होते हैं, आज के एपिसोड में हमने ये उनको बताया कि मिनिमम वेज क्या है, सैलरीज और मिनिमम वेज पे डिफरेंस क्या होता है, और EOBI, सोशल सिक्योरिटीज़, जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनको हम किस तरह अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बेहतरीन मैसेज के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा, और ये मैसेज ये है कि माफ़ करना सीखें, लोगों को माफ़ कर दिया करें, नाराज़गी ख़त्म करें, अपनों को अपनों से मिलाएं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश होती है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट, एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।